नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी कालखंड, उसी समय, उसी टाइम पीरियड, उसी टाइम स्लॉट की एक घटना लेकर आया हूँ, जब पुलिस के पास भी कोई संसाधन नहीं थे, पब्लिक के पास भी कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। पुलिस के पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि फलां आदमी मौके पर था या नहीं था, फलां को गलत फंसाया गया या सही बताया गया। पुलिस की मनमानी थी। 4 गवाह जिसकी तरफ से आ गए, उन्हीं की गवाही पर पूरा का पूरा प्रकरण उन्हीं पर बेस करके और फिर उसे अपने अंजाम तक जैसे पुलिस चाहती थी वैसे पहुंचा दिया करती थी। आज उस ज़माने या उस कालखंड या उस टाइम पीरियड की 32वीं घटना है। 300 के बाद मैंने उसी पीरियड की आपको घटनाएं बतानी शुरू की थी। बात ये भी लखनऊ की है। लखनऊ के एक बड़े इम्पॉर्टेंट थाने आलमबाग की है। 4 अक्टूबर 97 को जिला जेल में जेलर अशोक कुमार गौतम कैदियों की गिनती करके अपने सरकारी आवास जो कैंपस में था उसी में जा रहे थे। 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए और वहीं जेल के मुख्य द्वार बड़ा वाले द्वार के बाहर उन्हें कई गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। हड़कंप मच गया। जेल के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पर जाने की धमकी देने लगे। पुलिस पर बड़ा भारी दबाव था। इस घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक और घटना आलमबाग में हो गई। अभी पुलिस इसमें भटक ही रही थी। अभी जिसको कहते हैं ना कि प्राइमरी दिशा ही तय नहीं कर पाई थी पुलिस कि जेलर की हत्या किसने की होगी। तमाम कैदियों के जानकार, तमाम कैदियों के रिश्तेदार, तमाम कैदियों से उनकी कोई अगर झड़प हुई हो, बहुत ही पॉपुलर जेलर था। इनकी हत्या पर कैदी भी बहुत रोए थे और जो वहाँ पर बंदी रक्षक थे वो भी बहुत रोए थे। खैर, इस घटना का जिक्र मैं कभी बाद में करूँगा, क्योंकि एक और जेल सुपरिटेंडेंट R.K. तिवारी की हत्या इसी तरह लखनऊ में हुई थी, जिसकी डिटेल जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। ये घटना जो आलमबाग में हुई, आलमबाग में एक मोहल्ला है ओम नगर, जहाँ ज़्यादातर रेलवेज़ के कर्मचारी रहते हैं। आलमबाग से उस तरफ चारबाग की तरफ रेलवे का ही इलाका है, जहाँ बहुत ढेर सारे रेलवे के क्वार्टर्स बने हुए हैं, जिनमें रेलवे के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। बड़े और छोटे हर तरह के क्वार्टर बने हुए हैं। ओम नगर में ही एक राकेश कुमार नाम के रेलवे के कर्मचारी रहते थे। वो सवारी डिब्बे और मालगाड़ी डिब्बों पर पेंटर का काम किया करते थे। रेलवे विभाग में पेंटर का अलग पद होता है, उसी पद पर वो कार्यरत थे और अपने पूरे परिवार के साथ ओम नगर में रहते थे। 5 अक्टूबर को दोपहर में करीब 2 सवा 2 बजे उनके पड़ोसी नंदलाल ने ये नोटिस किया कि उनके घर में टीवी की जोर जोर से आवाज़ आ रही है। सामान्य रूप से शाम को 6 बजे से 9 बजे तक घरों में लोग परिवार के साथ बैठकर टीवी देखते हैं, तभी इस तरह के जोर जोर का वॉल्यूम उनका रहता है। लेकिन उस दिन दिन में ही बहुत जोर के से टीवी की आवाज़ आने पर मोहल्ले में ही रहने वाले आलमबाग थाने के ही एक सिपाही सत्य प्रकाश तिवारी के पास उन्होंने जाकर बताया कि साहब दोपहर के 2 बज रहे हैं, कोई इस समय प्रोग्राम भी नहीं आता और टीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। सत्यप्रकाश ने कहा चलो देख लेते हैं। सत्यप्रकाश और नंदलाल दोनों ही उसके दरवाजे पर पहुंचे। बाहर से ही उनको टीवी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाजे को जब नॉक करने की कोशिश की तो दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही ये दोनों भीतर गए। भीतर का मंजर देख के वहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकल आए। पूरे घर में खून बिखरा पड़ा था। एक एक सामान, चाहे वो अटैची का हो, चाहे अलमारी का हो, चाहे जो बॉक्स वाले बेड होते हैं उनसे सामान बाहर निकाला गया हो, सब बाहर और खून से लथपथ वहाँ पर 5 लाशें इन लोगों ने देखीं। भाग के नंदलाल और सिपाही दोनों थाने पर आए। थाने पर बताया कि साहब राकेश के पूरे परिवार की हत्या हो गई है। वो, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों की, 3 लड़कों की हत्या हुई है, जो उनके घर में ही लाश पड़ी हुई है। सबकी गर्दन और शरीर पर
तेज धारदार हथियार के निशान हैं और पूरा ब्लड पूरे घर में फैला हुआ है। खैर, 5 लोगों की हत्या शहर के किसी थाने में बहुत ही दिल दहला देने वाली होती है और पुलिस के लिए बहुत ही संघर्ष और चुनौती की घटना होती है। डबल मर्डर के ऊपर के कितने भी मर्डर, उसमें सबकी निगाह जाती है। प्रेस कोई कसर नहीं छोड़ती पुलिस के खिलाफ लिखने का, और लोगों की अपेक्षा होती है कि पुलिस अपने आप को जल्दी से जल्दी प्रूव करे। वहाँ जाने पर पता लगा कि राकेश, जो मैंने बताया रेलवेज में पेंटर था, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसका शव उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी धन्नो, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसका भी गर्दन कटा हुआ था, उसकी भी गर्दन कटी हुई थी। शरीर पर कई जगह घाव के निशान थे। उसका सबसे बड़ा लड़का अजय उर्फ कालिया, जिसकी उम्र 16 साल थी, वो फर्श पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, उसकी भी गर्दन कटी हुई थी। उसका दूसरा लड़का, जिसका नाम सनी था, जिसकी उम्र करीब 11 साल थी, उसकी भी लाश कटी फटी दूसरे कमरे में फर्श पे पड़ी थी। और सबसे छोटा लड़का सानू, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसकी भी लाश कई टुकड़ों में कटी हुई फर्श पर पड़ी हुई थी। कोई भी इस मंजर को देखेगा, उसकी रूह कांप जाएगी। किसने मारा होगा, क्या मारा होगा और क्या हुआ होगा, ये सब बातें सबके दिमाग में कौंधने लगीं। पूरा प्रेस लखनऊ का वहाँ मौजूद हो गया। जैसे ही वायरलेस पर सूचना हुई, सीओ आलमबाग और एसपी सिटी और एसपी क्राइम, पुलिस लाइन से डॉग स्क्वाड, उस समय तो नहीं था, फॉरेंसिक की टीमें, ये सब आ गई। डॉग स्क्वाड भी था, लेकिन सामान्य रूप से वो स्नाइपर डॉग थे जो बारूद की सुगंध को सूंघते हैं। खैर, सारे लोग आ गए। अमिताभ फोटोग्राफर को बुलाया गया, फोटोग्राफी की गई। सारी बॉडीज़ का पंचायतनामा किया गया, सील बंद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने सबकी शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। सबका एंटीमार्टम इंजरीज से उनकी मृत्यु होना बताया गया। सभी के शरीर पर 5, 7, 8 शार्प एज्ड वेपन से पहुंचाई गई इंसाइज वुंड्स थीं। खैर, विवेचना का क्रम शुरू हुआ। चूंकि अभी जेलर की हत्या का भी खुलासा नहीं हुआ था, सारे अखबारों में फ्रंट पेज में कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, पुलिस हाथ पैर ही मार रही है, एक और बड़ा हत्याकांड शहर में हो गया। लोगों ने पुलिस ने अपने तरीके से, चूंकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति बचा नहीं था जो किसी के बारे में बताए। राकेश मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला था, कोहंडीर उसका गांव था। वहां उसकी माँ थी, माँ का नाम था राजदेई। उसको खबर की गई वायरलेस के माध्यम से प्रतापगढ़ कि उसको फ़ौरन मौके पर भेजा जाए। राजदेई वहाँ से आ गई। उसने बताया कि हम लोग मुस्ली जाति के नट हैं। नट वो प्रजाति है, वो कम्युनिटी है जो सड़कों के किनारे क्रॉस करके दो बांस, दो बैम्बूज बांध के उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे रस्सी पर चलते हैं, हाथ में थाली लिए होते हैं, कभी डंडा लिए होते हैं। जो बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं एक रस्सी के ऊपर, वो दिखाने वाली ये प्रजाति होती है जो सड़कों के किनारे बांध के डुगडुगी पीट के भीड़ इकट्ठा करके बच्चों की ये करतब दिखाते हैं और उससे जो पैसा मिलता है अपने परिवार का पेट पालते हैं। राजदेई से पूछा गया कि तुम्हारी किसी से रंजिश, पारिवारिक रंजिश, कोई बात, ज़मीन की रंजिश? उसने कहा साहब हमारी कोई रंजिश नहीं है। यहाँ इनसे किसकी रंजिश हो सकती है इसका मुझे पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि कभी इसने न जिक्र किया न कभी इसने बताया। बहरहाल उनको उनके घर भेज दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जो मौके पर तलाशी के लिए गए थे वहाँ से एसएसआई उस समय थे सीपी द्विवेदी। उन्होंने आके बताया कि साहब उसके जो सामान थे, कागज़ पत्तर थे, नौकरी के कागज़ वागज़ जहाँ रखे रहते थे, उसमें से एक एप्लीकेशन बरामद हुई है। एप्लीकेशन पर कोई डेट नहीं पड़ी थी। एप्लीकेशन थानाध्यक्ष को संबोधित थी। एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ था कि मेरे किराएदार निहाल, गुफरान, वशी, ये 3 भाई हैं जिनको मैंने किराए पर रखा है। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि उनके जो ख़राब काम हैं उसकी वजह से बदनामी हो रही है, वो मेरा मकान खाली कर दें। वो आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं।
पुलिस को वो क्लू मिल गया कि अरे वाह वाह, ये तो यही लोग होंगे, पहले ही दरखास्त दे रखी थी इसने। और क्योंकि मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था, पड़ोसी की तहरीर पे एक अज्ञात में मुकदमा लिख लिया गया था। पुलिस को लगा कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। सीपी द्विवेदी ने जब ये बताया तो फ़ौरन आईओ, वही थे आईओ, और उसी दिशा में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। बॉडी जब यहाँ आ गई, उसकी मां मौजूद थी, बॉडी उसके सुपुर्द कर दी गई। 4-5 सिपाहियों को बॉडी के साथ प्रतापगढ़ भेज दिया गया, जहाँ उसने अपने जो उसका ट्रेडिशनल, उसका पारिवारिक शमशान है, वहाँ पर उसने अंतिम संस्कार किया सभी का। जब विवेचना आगे बढ़ी तब पुलिस ने और लोगों से पूछताछ की, साथ साथ प्रेस भी अपनी पूछताछ लगातार कर रहा था। जिन चारों लोगों के नाम उस एप्लीकेशन में लिखे हुए थे, उनके घर पुलिस ने दबिश दी घटना के 36 घंटे बाद। और गुफरान, निहाल, वशी, ये 3 भाई थे, और 2 लोग और थे उसमें, राकेश और किसी एक अज्ञात व्यक्ति का नाम था। सभी लोग अपने घर पर सोते हुए मिले। सबको पुलिस उठा लाई, सबको हवालात में बंद कर दिया, उनसे मारपीट की, पूछने की कोशिश की। उनका कहना था मुझे कुछ नहीं पता। इस बीच में और लोगों ने, जो अखबार वालों ने तफ्तीश शुरू की, तो मोहल्ले वालों ने एक एक करके बातें बताई। अखबार में अगले दिन छपी कि साहब, गुफरान ऑटो ड्राइवर था, अपने सरकारी मकान के एक हिस्से में राकेश ने उनको किराएदार रख लिया। वो, निहाल और वशी, ये तीनों भाई वहाँ आके रहने लगे। फिर एक दिन वो अपने माँ बाप को भी ले आए। उन 2 कमरों में ये 5 लोग रहने लगे। निहाल की आदतें बहुत ख़राब थीं, बहुत। उसके ऊपर फिर गांव मोहल्ले के लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू किया कि ये छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है। लोगों ने कहा कि ऐसे किराएदार को बाहर करो, क्योंकि ये अय्याश टाइप का आदमी है, जो भी पैसा ये टेम्पो की ड्राइवरी में पाता है उससे अय्याशी करता है। राकेश ने गुफरान को बुला के कहा कि मेरा कमरा, मेरा मकान फ़ौरन खाली कर दो। तो उसने कहा ऐसे कैसे खाली कर दें, हमें थोड़ा समय चाहिए, हम कहीं और इंतज़ाम कर लेंगे तभी खाली करेंगे। 1 महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। एक दिन फिर राकेश और उनका बड़ा बेटा अजय खाली कराने के लिए गया तो उसके साथ मारपीट कर ली। राकेश का बेटा, वो भी, उसके भी संगी साथी बहुत अच्छे नहीं थे। राकेश का बेटा अपने संगी साथियों को, 4-6 लोगों को, जो उद्दंड और बदमाश किस्म के लड़के थे, उनको ले आया और फिर उसने गुफरान, निहाल और वशी के साथ मारपीट की। तब गुफरान ने कहा कि अब तुम्हारी जैसे मर्जी हो, खाली करा दो, मैं अब खाली नहीं करूँगा। मारपीट करके कौन कैसे किसी का मकान खाली करा लेगा? कानून का राज है, तुम्हारा राज नहीं है। राकेश को लगा कि अब बात फंस गई, बात बिगड़ गई, अब ये मकान खाली नहीं करेगा, और अगर ये खाली नहीं करेगा तो इसकी अदालती लड़ाई इतनी लंबी होती है कि उसको करना बहुत मुश्किल होगा। राकेश अपने गांव प्रतापगढ़ गया, अपनी कुछ ज़मीन बेची, ज़मीन बेच के पैसा लाया, और उन्हीं एसएसआई सीपी द्विवेदी को वो पैसा दिया कि मेरा मकान खाली करा दीजिए। मैं उसी कालखंड की बात कर रहा हूं जिस कालखंड की ये घटना है। सीपी द्विवेदी ने तय किया, इतना पैसा लाओ, मैं मकान खाली कर दूंगा, खाली करा दूंगा। उस जमाने में पुलिस ठेके लिया करती थी। आपका मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, गोदाम हो, पुराना ऐसा मकान जिसके लोग बाहर रह रहे हैं, या जिसमें बुजुर्ग रह रहे हैं, या जो ताला बहुत दिन से जिसमें बंद है, किसी की नज़र पड़ जाए, पुलिस से संपर्क करें, पैसा लेंगे। उन आदमियों के साथ 4 पुलिस वाले भेज दिए जाएंगे। उसका सामान सब घर के बाहर, इनका सामान सब घर के अंदर। मान लिया इस बीच में मकान मालिक या जिसका मकान है उसको खबर हो जाए, वो आ जाए, तो पुलिस उसको दूर करती है, सब कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। इसका एक बड़ा सेट पैटर्न बना रखा था उस ज़माने में पुलिस ने। जो भी लोग उस ज़माने के होंगे या जिनकी याददाश्त में इस तरह की घटनाएं होंगी, अपने गली मोहल्ले में मकान के, दुकान के कब्जे की, तो वो आदमी पुलिस की मदद से फ़ौरन अपने मकान दुकान को खाली करा लेता था, या किसी के मकान दुकान पे कब्जा कर लेता था अवैध। जाता वो पुलिस के साथ था, लेकिन वापसी में जीडी में ये लिखा जाता था कि 2 पक्ष उस मकान पर अपनी दावेदारी बताते हुए आपस में झगड़ा कर रहे थे।
सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया। दोनों पक्षों का नाम लिखा होगा, उसमें लिखा होगा इस पक्ष ने कहा कि इसके कागजात मेरे पास हैं, ये मेरा मकान है या मेरा दुकान है या मेरा प्लॉट है या जो कुछ भी है। लेकिन जीडी में जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि जब उन्होंने अपने मालिकाना हक की बात की तो उनको तंबीह किया गया कि आप आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, आपके विरुद्ध फिर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वामित्व का झगड़ा पुलिस का काम नहीं है, स्वामित्व निर्धारण करना पुलिस का काम नहीं है, ये रेवेन्यू का काम है। आप अदालत जाएं और अदालत में चाराजोई करें। चाराजोई का मतलब होता है पैरवी। आप अदालत में जाएं, वहाँ मुकदमा करें, उसकी पैरवी करें, अपने कागज़ दिखाएं और जिसका हो वो ले जाए। लेकिन पुलिस अपना काम कर चुकी थी। और आगे एक लाइन और जोड़ देते हैं कि मौके पर फलां 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 पुलिस वाले छोड़े गए ताकि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो और दोनों पक्षों में कोई मारपीट न हो। ये बिल्कुल सेट पैटर्न था। जो भी हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं, अगर वो किसी शहर किसी कस्बे के रहने वाले हैं तो उनके संज्ञान में उस कालखंड में इस तरह से कब्जा की गई बहुत संपत्तियों की जानकारी होगी। अगर कोई पुलिस में है तो वो साफ साफ बता देगा कि यही वर्ड्स लिखे जाते थे। पुलिस साथ में जाती थी, बड़ी संख्या में कहीं कहीं जाती थी जब दूसरा पक्ष भी स्ट्रांग हो, और कब्जा करा देती थी। वापसी में ये लिखती थी कि दो पक्षों में स्वामित्व को लेके झगड़ा था या किराएदारी मकान मालिक को लेके झगड़ा था। दोनों पक्षों को मौके पर अलग अलग कर दिया। जिसको ले गए थे उसको भीतर कर दिया, जिसका था उसको बाहर कर दिया। लेकिन लिखते हैं कि दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया। उन्होंने कागज़ दिखाए और ये बताया कि साहब इस पे मेरा स्वामित्व है। उनसे कहा गया ये स्वामित्व का निर्धारण पुलिस का काम नहीं है, ये सिविल कोर्ट का काम है, कृपया अदालत में चाराजोई करें, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न करें। ये उस समय पुलिस कराती थी। यही एसएसआई ने किया। अपने एक कांस्टेबल बनवारी को राकेश के घर भेजा। बनवारी ने गुफरान और निहाल को बुलाया। उनसे कहा कि 2 दिन के भीतर मकान खाली कर दो, तुम किराएदार हो, मकान मालिक नहीं हो। उसने कहा साहब इन्होंने मारपीट की है, मैंने दरखास्त भी दी है, इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे ज़बरदस्ती कैसे खाली करा देंगे। बनवारी ने बताया कि खाली नहीं करोगे 2 दिन बाद तो तुम्हारे टेम्पो से 50 किलो गांजा बरामद होगा। टेम्पो सीज होके थाने पर खड़ी खड़ी सड़ जाएगी और तुम सारे भाई, तीनों भाई जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे। जैसे ही जेल जाओगे राकेश तुम्हारा सामान बाहर फेंक देगा और अपना सामान भीतर रख लेगा। गुफरान और निहाल डर गए कि जब ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कर देंगे। उस ज़माने में यही होता था कि जिसके बारे में पता लगा कि उसने बात नहीं मानी, जेल चला गया। गांजा में, भांग में, स्मैक में, कट्टे में, कभी कभी चाकू में, जेल चला गया। जब उन्होंने देखा कि पुलिस इस कदर इसमें इन्वॉल्व है तो मजबूरी में गुफरान, निहाल और वशी को वो मकान खाली करना पड़ा। लेकिन वो राकेश से रंजिश मानने लगे। यदा कदा मिलते ही राकेश को वो कहते थे तुमने बड़ी बेइज्जती की है, मुझसे मकान खाली कराया है, मेरे साथ मारपीट भी की है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद जब ये सब पकड़ के आ गए तो उनसे पूछा गया कि ये हुआ। तो उनका साहब हम तो घर पे हैं, 5-5 आदमियों का कत्ल हुआ है, मुझसे इनका झगड़ा था किराएदारी को, मकान को लेके, पुलिस ने ही खाली कराया था, इनका पूरा परिवार मारा गया। मेरे अंदर जरा सा भी अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व होते, हम घर पे क्यों रुकते? हम भी भागते, वकील से बात करते, सरेंडर करते, हम घर पे क्यों मिलते? हमें पता था कि पुलिस को झगड़े का पता है, वो आएगी, हमें उठा ले जाएगी। लेकिन अगर हम भागते तो पुलिस को और शक हो जाता और उसका शक पुख्ता हो जाता कि इन्हीं लोगों ने मारा है। इसलिए हम लोग घर से निकले ही नहीं, पूरा टाइम घर पे रहे और आप मुझे बिना बात के उठा लाए। लेकिन पुलिस अपनी बात कहती रही। गुफरान, वसी, निहाल, फरीद और राकेश ये अरेस्ट कर लिए गए। अरेस्ट करके हत्या के आरोप में, 5 लोगों की हत्या के आरोप में जेल भेज दिए गए। पुलिस ने ठोक बजा के देख लिया था
मां के सिवा उसका कोई पैरोकार नहीं था। जो कागज मिला था सीपी द्विवेदी को, संभवतः वो दरखास्त पहले ही उसने सीपी द्विवेदी को दे रखी थी कि मकान खाली कराऊंगा, अगर कहीं से कोई जांच वाँच होगी तो मैं बता दूंगा, तुरंत डेट डालूंगा, बताऊंगा कि ये दरखास्त आई थी, इसकी जांच में मैं और मेरा सिपाही गया था। इसमें धमकी जैसी कोई बात नहीं है। इस पेशबंदी के लिए वो दरखास्त रखे हुए थे। जब उसका मर्डर हो गया तो उन्हें पता लगा कि ये बात लोगों को पता है कि मैंने इसका मकान खाली कराया था, मैंने इसको कब्ज़ा कराया था, किराएदार को मार के भगाया था, लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। इसलिए उसको लगा के, और उसमें जिन लोगों का नाम था उसको ला के उन्होंने बंद कर दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा मुझे किसी रंजिश का पता नहीं है। मोहल्ले वालों ने कहा साहब ये किराएदार मकान वाले के झगड़े के सिवा, लेकिन उसमें बहुत ढेर सारे सवाल थे कि इन सब का झगड़ा राकेश से था, बहुत से बहुत उसके बेटे अजय से था। पत्नी का क्या लेना देना, और 6 साल और 11 साल के बच्चों का क्या लेना देना। और अगर इसका झगड़ा उनसे था तो घर में सबको मारने के इतना रिस्क लेने की ज़रूरत क्या थी। ये तो जब रोज़ अपने ऑफिस जाता था, रोज़ अपने काम पे जाता था, रास्ते में ही कहीं काम कर देते इसका। और दूसरा, अगर मारना ही उद्देश्य था तो पूरे घर के एक एक अलमारी को पलट क्यों दिया गया। कोई उसमें कैश या कोई ज्वेलरी वहाँ पर मिली नहीं, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं था कि क्या क्या वहाँ से गायब है। बहरहाल आज की घटना अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। एसएसआई ने पैसे लेकर मकान खाली कराया, सीनियर सब इंस्पेक्टर नेक्स्ट टू थानाध्यक्ष, नेक्स्ट टू एसएचओ। राकेश की दी हुई एप्लीकेशन जो उसके पास थी उसको घर से बरामद दिखा दिया कि साहब देखिए ये, क्योंकि अगर वो कहते कि मुझे पहले ही एप्लीकेशन ये दी गई है तो जांच में उनसे पूछा जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को रखे क्यों रहे, आपने इस पर जांच क्यों नहीं की, आपने जांच के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बताया क्यों नहीं। लिहाजा इस एप्लीकेशन को डायरी से निकाल कर उसके घर के सामान से बरामद दिखा दिया गया, और उन लोगों के खिलाफ जिसमें एप्लीकेशन लिखी है उन्हें घर से उठाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों ने 5 लोगों की हत्या की है वो घटना के 36 घंटे बाद भी घर ही पर मिले। ऐसा लगता था जैसे उनको पुलिस से कोई खतरा नहीं है, जबकि ये सर्वविदित था, पूरा मोहल्ला जानता था कि पुलिस ने ही इन लोगों को डरा के धमका के मकान खाली कराया था। और पुलिस को इस रंजिश तो नहीं थी, पुलिस को इस झगड़े की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो घर पे थे। और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्यों घर पे थे वो तार्किक भी लगता है कि साहब सबको पता था कि हमारा इनका मकान का झगड़ा था, किराएदारी का झगड़ा था, मकान का भी नहीं, किराएदारी का झगड़ा था, और पुलिस ने इंटरफेयर करके हम लोगों को धमका के निकाला था, और हम अगर घर से भाग जाते तो पुलिस हर हाल में हम पर ही शक करती, इसलिए हम घर पे मौजूद थे। पुलिस ने एक काम और किया, ये 5 गिरफ्तार किए और उनको चुपचाप जेल भेज दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, जबकि ये पुलिस का बड़ा गुटवर्क था। 5-5 लोगों की हत्या के मुलजिम पकड़े गए थे। पुलिस वैसे तो अपने गुटवर्क का ढिंढोरा पीटती है, प्रेस नोट छपता है, अखबारों को सर्कुलेट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके लेवल की हो, एसएसपी करें, एसपी सिटी करें, सर्किल ऑफिसर करें। मुलजिमों को जो पकड़े गए हैं उनको प्रेस के सामने रूबरू कराया जाता है। प्रेस कुछ सवाल अगर पूछना चाहे तो पूछ सकती है, लेकिन प्रेस को कानो कान खबर नहीं होने दी, इनको जेल भेज दिया गया। इतने बड़े गुडवर्क को आपने प्रेस से क्यों छिपाया? क्या वजह थी इतने बड़े गुडवर्क को प्रेस से छिपाने की? वजह साफ थी, प्रेस के सामने अगर उनको ले आते, बड़ी प्रेस देख के लोग हो सकता है सही बात बता देते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और पुलिस का जिन लोगों ने भी गुडवर्क किया, खासकर एसएसआई और एसओ ने, उनकी पोल खुल जाती। इसलिए कुछ उल्टा सीधा समझा के इन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। चूंकि मृतक के परिवार का कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई वारिस बचा ही नहीं, और मृतक बहुत ही छोटी कम्युनिटी को बिलोंग करता था,
नट कम्युनिटी बहुत छोटी होती है। कहीं अगर किसी ज़िले में जैसे कन्नौज, बदायूं और उस तरफ, तो ये नट बहुत दिन से रह रहे हैं। हिंदू नट भी होते हैं, मुस्लिम नट भी होते हैं। हो सकता है इनके 50 घरों का या 100 घरों का परिवार हो, लेकिन लखनऊ और उसके आसपास इनकी बहुत छोटी कम्युनिटी हो, 10, 20, 50 घर एक जगह रहते हैं और मिल के वहीं रहते हैं और अपना इसी तरह कमाते खाते हैं। तो उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, वो अपना इसी तरह बच्चों के करतब दिखा के परिवार का पेट पाला करते थे। कोई दूसरी कम्युनिटी होती तो उसके नेता भी होते, उसकी आवाज़ भी होती, थाने के सामने प्रदर्शन भी होता, एसएसपी और डीजी के यहाँ दरखास्त भी दी जाती, लेकिन इस कम्युनिटी की कोई आवाज़ नहीं थी। इसीलिए पुलिस ने ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में घटना किसने की है। रेडीमेड एक दरखास्त जो पुलिस को लिखी गई थी, कब लिखी गई थी ये भी नहीं पता, उसमें जिन लोगों का नाम था उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये विडंबना है। उस कालखंड में, उस समय में, उस टाइम पीरियड के उस सिस्टम में गरीब, लाचार और बिना किसी समूह की आवाज़ वाले व्यक्ति और परिवार इसी तरह मरने के लिए अभिशप्त थे। एक नहीं, मैंने बहुत ढेर सारी घटनाएं भी बताई हैं उसी कालखंड की, 95, 96, 97 अप टू 2000, इसके आगे की भी बताऊंगा। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप ज़रूर मुझे मेल करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।